पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र स्टडी किया था, तो कुछ की बातें हैं वो मैं रिपीट करके जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ आगे मूव करते हैं हम लोग। आज हमारा लेक्चर है क्वांटम वेल लेज़र और सेकेंड वन है फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र। जो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र था, इसमें हम लोगों ने पी टैप और एन टैप मटेरियल को सैंडविच किया, ठीक है, और उनके दरमियान वेरी स्मॉल एनर्जी गैप था। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में स्मॉल करंट, थ्रेशोल्ड करंट प्रोवाइड करते हैं पीएन जंक्शन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो टू डिफरेंट क्वांटम स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस वो लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इमिट करता है। ये फोटॉन इनिशियली स्पॉन्टेनियस फोटॉन होता है और एट द एंड यही स्पॉन्टेनियस फोटॉन जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो एमिट हुआ है, ये वैलेंस कंडक्शन से वैलेंस बैंड में मौजूद मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन है उनको परटर्ब करके नीचे लेके आता है। याद रख लें, ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे वैलेंस बैंड है और ये बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो इसमें ये जो फोटॉन रिलीज़ हुआ है इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इधर भी उसकी क्लीवेज प्लेन है, पॉलिश सरफेस है सेमीकंडक्टर की जो कि रिफ्लेक्टिंग मिरर का काम करता है और इस तरफ भी है, तो इसमें जब वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है बैक एंड फोर्थ फोटॉन, तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को परटर्ब करके नीचे वैलेंस बैंड में लेके आता है। तो ज़्यादा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन से वैलेंस बैंड में मूव करके आती है तो एज ए रिज़ल्ट आपको एवालांच ऑफ फोटॉन, सीरीज़ ऑफ फोटॉन, एम्पलीफाइड फोटॉन मिलती हैं और लाइट एम्पलीफिकेशन इंक्रीज़ हो जाती है और आपका गेन फैक्टर जो है लेज़र का वो बढ़ता है। तो इस तरह की लाइट को सेमीकंडक्टर लेज़र लाइट के तौर पर ट्रीट किया जाता है जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो आपने सेमीकंडक्टर लेज़र बनाया जिसमें आपने पी टैप और एन टैप मटेरियल किसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया। नॉर्मल जो कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन में आपने पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की। तो याद रख लें, अगर सेम पेयर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आप डॉपिंग एलिमेंट जो है, इम्प्योरिटीज एलिमेंट जो है वो ग्रुप 5 और ग्रुप 3 के डालते हैं, तो इस तरह जो पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर लेज़र बनेगा उसे हम कहेंगे होमो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र। यानी वो सेमीकंडक्टर जिसमें एक ही मटेरियल के अंदर, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन पेयर सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही आपने पी टैप सब्सटेंस भी बना लिया और उसी मटेरियल से आपने एन टैप सब्सटेंस भी बना लिया। तो एज ए रिज़ल्ट जो पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन लेज़र बना उसे क्या कहेंगे, होमो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र्स। बात ज़हन में आ गई। हम अगर ऐसा करें कि पी टैप मटेरियल किसी डिफरेंट सेमीकंडक्टर से बनाएं और एन टैप मटेरियल किसी और सेमीकंडक्टर से बनाएं, यानी जो डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं वो अचीव करने के लिए आप एक अलग क्लास का, अलग क्लासिफिकेशन का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करो और एन टाइप के लिए एक दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करो। जैसे कि मैंने मोस्ट फेमिलियर लिखे हैं कि हम एक लेयर बनाते हैं गैलियम आर्सेनाइड की। गैलियम आर्सेनाइड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट होता है और इससे जो लाइट इमिट होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। अगर एक लेयर, लेट्स सपोज पी टाइप की लेयर में बनाता हूँ गैलियम आर्सेनाइड से और एन टाइप लेयर जो है वो मैं बनाता हूँ गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड से, तो अब आपके पास 2 डिफरेंट मटेरियल्स आ गए ना। पी टाइप मटेरियल एक लेयर का बन गया एक मटेरियल का और एन टाइप लेयर जो है किसी दूसरे मटेरियल की बन गई है। तो अब जब पीएन जंक्शन इनको आपस में आप ग्रो करोगे, पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन लेज़र बनाओगे, तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होगा उसे कहेंगे हेट्रोजंक्शन लेज़र्स। तो हेट्रोजंक्शन लेज़र के अंदर क्या है, मल्टी लेयर्स यूटिलाइज हुई हैं पीएन जंक्शन को बनाने के लिए। ये शायद आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह ना पढ़ा हो, उसमें ये चीज़ सोचने वाली है। तो इसका एडवांटेज है कुछ। देखिए सेमीकंडक्टर सॉलिड है ना, तो जब आपका कंडक्शन से, बात को आप ज़रा समझना है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्शन बैंड ऊपर है और वैलेंस बैंड नीचे है, ठीक है। वैलेंस बैंड में होल्स हैं, कंडक्शन बैंड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन से वैलेंस बैंड क्या करना है, मूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ फोटॉन।
तो पहले हम स्पॉन्टेनियस एमिशन का वेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आता है, या जब आप लोगों ने थ्रेशोल्ड करंट इनपुट करंट सप्लाई की तो कंडक्शन से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आया, फोटान एमिट हुआ, वो फोटान आगे मजीद इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, परटर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आएंगे और सीरीज ऑफ फोटान एम्पलीफाई फोटान एमिट हो रही हैं। अब ये फोटान जब मिरर से बाहर जाते हैं तो सॉलिड स्टेट जो सेमीकंडक्टर है ये बजाते खुद सॉलिड स्टेट मटेरियल है, सिलिकॉन का हो गया, जर्मेनियम का हो गया, गैलियम आर्सेनाइड का हो गया, इसका अपना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, क्या ख्याल है? तो जब इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो जब लाइट किसी सॉलिड मटेरियल में से पास करके आती है तो उस मटेरियल की जो डेंसिटी है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग लाइट में क्या आती है, उसकी इंटेंसिटी में रिडक्शन आती है, स्पीड में भी क्या होती है, कमी आती है। जिस तरह फोटान जो है बाहर मीडियम में उसका बिहेवियर और है, लेकिन जब ये ग्लास से मूव करके आएगा तो ग्लास का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बहुत सारी लाइट क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होगी ना। पहला टॉपिक लेज़र का हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था, मैंने आपको कहा था कि कुछ लॉसेस होती हैं डायफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर होंगी ना। तो होमो जंक्शन लेज़र का डिसएडवांटेज ये है कि जब सेम टाइप ऑफ मटेरियल का पी और एन टाइप सब्सटेंस बनाओगे तो आपके मटेरियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होमोजीनियस होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो लाइट के लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। हम मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर लेज़र इसलिए बनाते हैं कि कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल अगर डिफ्यूज़ कर दिया जाए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के अंदर, तो लाइट की जो लॉसेस हैं, आउटपुट लाइट जो गेन प्रोफाइल होगी लेज़र की, उन लॉसेस को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और आपकी थ्रेशोल्ड करंट भी क्या हो सकती है, कम प्रोवाइड हो सकती है। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जहन में आ गया कि हीटेरो जंक्शन लेज़र के अंदर आपने जब मल्टी लेयर यूज़ की तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, वेरी कर गया, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा कि कम वाला हमने यूज़ किया है कि लाइट इंटेंसिटी की रिडक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी, डिफ्रैक्शन चांसेस भी थोड़े ओवर कम हो गए, स्कैटरिंग चांसेस भी ओवर कम हो गए एज कंपेयर टू होमो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र। अच्छा, ये तो दो चीज़ें नहीं हम लोगों ने सीख ली। हीटेरो जंक्शन के अंदर भी आगे सब कैटेगरीज हैं, फिर मैं उस तरफ नहीं जाता क्योंकि वो आपका जो मतलब कि कोर्स कंटेंट्स हैं उसमें इतना भी डिस्कस हो जाए तो वो बड़ी बात है। क्वांटम वेल लेज़र, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, डिफरेंट सेमीकंडक्टर को तो जो दिमाग में रखनी है, अच्छा थ्योरेटिकल है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को जब आप सैंडविच करते हो, यानी पी एन जंक्शन बनाते हो डिफरेंट मटेरियल का, तो पी एन जंक्शन में जो एनर्जी गैप आता है वो मटेरियल टू मटेरियल एनर्जी गैप या बैंड गैप क्या करेगा, वेरी गुड वेरी करेगा। कोई लार्जर बैंड गैप वाला मटेरियल होगा और कोई स्मॉलर बैंड गैप वाला मटेरियल होगा। क्वांटम वेल जब बनाया, क्वांटम वेल सेमीकंडक्टर, तो लार्जर बैंड गैप वाले मटेरियल में डिफ्यूज़ किया स्मॉलर बैंड गैप वाले मटेरियल को। जैसे देखें, ये मेरे दो हाथ हैं और इन दोनों हाथों के दरमियान में कुछ गैप वर्टिकली नज़र आ रहा है आपको, ये बैंड गैप है। अब दो स्मॉलर हैंड्स जो है ना, किड्स के जो है ना, मैं अपने दोनों हाथों के दरमियान में डाल सकता हूँ ना। देखिए, ये जो ब्लैक मार्कर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ लार्जर बैंड गैप मटेरियल। तो इसके अंदर मैं स्मॉलर बैंड गैप वाला मटेरियल क्या करूँगा, डिफ्यूज़ करूँगा, लेयर बनाऊँगा इसकी। तो एज ए रिज़ल्ट देखें कि ये एक वेल सा बन गया है ना, इधर भी बन गया है और इधर भी बन गया है जो है। ये आपके सामने फिजिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल सेंस में ये माइक्रोमीटर रेंज, नैनोमीटर रेंज में होता है, याद रख लो। अब जब इस तरह का वेल बनता है, देखिए ये, और लेट्स सपोज ये P है, ये N है, और ये स्मॉलर बैंड का आपका N होगा, तो इनके दरमियान पी एन जंक्शन एक बन गया, और ये N था तो ये स्मॉलर वाले का P होगा, तो इसके दरमियान एक पी एन जंक्शन बन गया। तो इस वेल के अंदर क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टाइम के लिए कन्फाइन हो जाएगा,
ट्रैप्ड हो जाएगा, जस्ट लाइक पार्टिकल इन ए बॉक्स इन ए क्वांटम मैकेनिक्स। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स में आप क्या करते हो कि उसको एक ऐसे बॉक्स के अंदर जिसकी फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, फिजिकल डायमेंशन होती है, उसके अंदर आपने पार्टिकल को ट्रैप्ड करना होता है ताकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके, उसकी एनर्जीज, हाइगन वैल्यूज को, हाइगन एनर्जी स्टेट्स को स्टडी किया जा सके। वो 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है, आपने रिस्ट्रिक्शन कर दी। तो ज़रा गौर करें कि लेज़र में हमारा जो आउटपुट ऑब्जेक्टिव होता है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है कि नंबर डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट में इंक्रीज करना और उसके लाइफ टाइम को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्वांटम वेल 2 डिफरेंट बैंड गैप वाले मटेरियल को, थिक लेयर और थिन लेयर्स को आपस में डिफ्यूज करने से जो क्वांटम वेल बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप्ड हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए, और फिर इस क्वांटम वेल को अगर हम किसी पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर के दरमियान रख दें, इस वेल को, इस तरह का वेल बनाने के बाद उसको पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर के दरमियान ला के रख दें, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया है ना, तो ट्रैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के होल के साथ रिकम्बाइन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होगा, ज़्यादा फोटान एमिट होंगे, और ज़्यादा फोटान एमिट होंगे तो ये फोटान क्या है, ये लेज़र लाइट है ना। और आपकी थ्रेशोल्ड करंट भी क्या होगी, पहले तो आपने करंट दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो साइंटिस्ट ये चाह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम से कम देनी चाहिए और आउटपुट में फोटॉन ज़्यादा हो, लाइट ज़्यादा हो। तो ये क्वांटम वेल जनरेट करने से हम क्या करते हैं कि थ्रेशोल्ड करंट को रिड्यूस करके ज़्यादा एम्पलीफाई लाइट ले सकते हैं। तो ये एक वेल मैंने बनाया है। तो इस तरह मल्टी लेयर्स जब आप लोग डॉप करोगे आपस में, लार्जर बैंड गैप को स्मॉलर बैंड गैप में, तो आपके पास कितने ही वेल बनते जाएंगे इस तरह। देखिए ये ऊपर वाले रीजन क्या है, ये नीचे वाले रीजन क्या है, और बीच में लाइट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा, और इसके ट्रैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन से आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फोटॉन मिलेगा। तो यही मैंने इधर ये पॉइंट लिखा है कि इसका क्वांटम वेल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि बेसिक प्रिंसिपल इज दैट इज टू सैंडविच ए थिन सेमीकंडक्टर लेयर विद ए स्मॉल बैंड गैप between 2 thick semiconductor layer with a larger band gap. Electrons can be captured in the quantum well and as a result a laser action can be achieved. तो लेज़र एक्शन हमारा जो है ना अचीव हो सकता है। ये तो सेमीकंडक्टर का था, यूजेस मैंने बताए हुए हैं, एप्लीकेशन मैंने बताई हुई हैं आप लोगों को। अब एक लास्ट वन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र्स, क्या आप इलेक्ट्रॉन से भी लेज़र्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है, लेकिन आपके माइंड में हो कि इलेक्ट्रॉन से हम कैसे लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। बात को ज़रा समझना है। एक्सरे क्या है, फोटॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एन एटम। उसके लिए हमने क्या किया था, जो डेफिनेशन थी कि सबसे पहले आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना प्रोड्यूस करना है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन गन चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन से आपने इलेक्ट्रॉन फायर किया। इलेक्ट्रॉन गन में क्या था, फिलामेंट थी, ठीक है। फिलामेंट को आपने हीटअप किया स्मॉल बैटरी से। जब फिलामेंट टंगस्टन मेटल जो है ना हीटअप हुई, बैटरी की मदद से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हुए। इन इलेक्ट्रॉनों को आपने हाई वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया, यानी मैसिव किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा, 50 kV टू 100 kV। तो जो दिमाग में डालना है, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या दिया, हाई वोल्टेज सिग्नल 50 kV टू 100 kV, 50,000 से 1000 वोल्ट तक। जब हाई वोल्टेज आप इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, मैक्सिमम गेन करेगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना। दीज हाईली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इज सडनली स्लो डाउन बाय द टारगेट मेटल। कि इलेक्ट्रॉन्स के सामने हमने क्या रखा है, एक टारगेट मेटल रखी एनोड के तौर पे। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल पे जाके फॉल करती हैं, स्लो डाउन होती हैं, डिसेलरेट होती हैं। तो जब डिसेलरेट होती हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी में जो फर्क आया है, इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट हुआ है, उसने जो लाइट इमिट की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो एक्सरे फोटॉन थे। और उसमें 2 तरह की थी, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और
करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, यानी एक चार्ज तो ये था कि इलेक्ट्रॉन आया, जो टारगेट मेटल था उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर शेल से क्या किया, नॉक आउट कर दिया, उधर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। लेट्स सपोज के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो हायर शेल का इलेक्ट्रॉन, एल शेल का इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करता है, तो एल और के डिफरेंस के इक्वल क्या होगा, फोटॉन एमिट होगा। एम वाला भी करता है, एन वाला भी करता है, ये कहलाता है इनर शेल ट्रांजिशन, करेक्टरिस्टिक एक्सरे। दूसरा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में से गुजर के न्यूक्लियर फील्ड के करीब जाता है। जब न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, न्यूक्लियर फील्ड के करीब जाता है, तो न्यूक्लियस की म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करती हैं, और जब वो स्लो डाउन करती हैं, उसको डिसेलरेट होता है, तो वो पैकेज ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करता है। इस किस्म की एक्सरेज को हमने क्या कहा था, कंटिन्यूस एक्सरे। ये आपका रिव्यू था, आप लोगों ने बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया कि इलेक्ट्रॉन से हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, तो वाई नॉट लेज़र, तो फिर लेज़र भी हो सकता है ना, यही तरीक़ाकार यूटिलाइज किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको विगलिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रुप्स ऑफ मैग्नेट है, ये देख लें, ये एक्चुअल मैग्नेट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, अल्टरनेटिंग पोलैरिटी के, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वेरी कर रही है। आप इसे कहते हैं टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, dB/dt, जो मैक्सवेल ने भी यूज की थी। तो आपको इल्म होना चाहिए कि जब चार्ज पार्टिकल टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स के एक्ट होने की वजह से वो एक्सेलरेट डिसेलरेट होता है, क्योंकि ये वेरी करती है। तो जब वो एक्सेलरेट डिसेलरेट होगा, और जो सडनली डिसेलरेट होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में क्या आएगी, रिडक्शन आएगी। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में जहाँ रिडक्शन आ जाए, उसका एक्सेलरेशन कम हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी थी वो किधर गई। तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ड्यूरिंग स्लो डाउन या डिसेलरेट होते वक्त इट शुड इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो आम तौर पे ये जो फोटॉन होते हैं ये नॉन कोहेरेंट होती हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट इस तरह की गई है, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह अप्लाई किया गया है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट डिसेलरेट होगा, तो उससे जो फोटॉन जनरेट होगा, जो फोटॉन इमिट होगा, वो कोहेरेंट फोटॉन होगा। एक्सरे में नॉन कोहेरेंट था, लेकिन इस अरेंजमेंट में इसको लेज़र के लिए इधर सामने मिरर है, इधर भी मिरर है एक, इसमें जो लेज़र लाइट इमिट होगी एक ख़ास स्टेज के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद कोहेरेंट लाइट हो जाएगी, तो विच इज़ मच मोर सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। तो नियरली मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट आपको इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट होने से मिलेगी। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, वो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया है कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, फिर इस इलेक्ट्रॉन को वेरी हाई वेलोसिटी देनी है। तो वेरी हाई वेलोसिटी देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर विच यू हैव स्टडीड इन न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स, कि जिसमें बीटाट्रॉन है, माइक्रोट्रॉन है, ठीक है, और इसी तरह साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए था। तो बीटाट्रॉन के अंदर आपने, अब वो कहानी इधर नहीं बताई जाएगी कि वो आप एज्यूम करें कि आपको पता है सारा कुछ, कि बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या किया गया था, एक्सेलरेट किया गया था। जब उसने वेलोसिटी नियरली क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट 0.85 c 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गेन कर ली, इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है टाइम वेरिइंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, उस पे लॉरेंट्ज फोर्स, वही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है। उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट डिसेलरेट होता है, और जब ये एक्सेलरेट डिसेलरेट होता है तो एज ए रिजल्ट पैकेज ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एमिट करता है। लेकिन याद रख लो कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो असेंबली है, आपको न्यूक्लियर एक्सेलरेटर चाहिए, फिर आपको बहुत मैसिव किस्म की अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला या तो ओरिजिनल मैग्नेट्स चाहिए, या आपको कॉइल्स चाहिए, जिन कॉइल को आप एसी सोर्स से अटैच करोगे तो एसी सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी, और उस अल्टरनेटिंग करंट से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉस्टली प्रोसीजर है, लेकिन आप लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे कहती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र।
तो ये जो लेज़र्स के सारे पोर्शन थे, सॉलिड स्टेट लेज़र, इसी तरह हम लोगों ने गैस लेज़र और ये जितने भी पढ़ लिए हैं, ये चैप्टर अब वाइंड अप हो चुका है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी मंजिल होगी कि एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र जो है, एप्लीकेशंस होंगी, फिर उसके बाद यूजेस होंगे उसके। तो ये 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं। तो मेन कोर पोर्शन जो है ना वो लेज़र का ख़त्म हो चुका है।